हाँ भैया, बायोमोलिक्यूल्स अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तैयार हो? बताओ। चलो, अब देखो बायोमोलिक्यूल्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जरा अब इनके बारे में देख लेते हैं। 1 सेकेंड। चलो देखो, इसमें 2 एक्सपेरिमेंट दिया गया है। अब जरा 2 एक्सपेरिमेंट ध्यान से हम लोग देखते हैं, जानते हैं, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहली चीज ये समझो, पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या दिया। ये पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने बताया क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल तो बताने के लिए, मतलब ऑर्गेनिक चीज बताने के लिए, मतलब मेरे कहने का मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसे डिफाइन करने के लिए पहला एक्सपेरिमेंट किया गया। इन्होंने एक लिविंग सेल ले लिया। लिविंग सेल में 2 चीज होता है, एक वेजिटेबल सेल ले लिया जाए और एक कोई भी लीवर का छोटा सा फ्रेगमेंट ले लेते हैं और इनके साथ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को मिला देते हैं और इनको क्रश कर देते हैं। इनको क्रश कर देते हैं मोटर और पेटल्स के जरिए क्रश कर देते हैं। क्रश करने के बाद एक पेस्ट मिलता है। उस पेस्ट तो अब ऐसे तो बता नहीं मिला, सुनो आओ। जैसे कि कोई मान लो लिविंग सेल है, ठीक है, लिविंग सेल है। अब इनको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ मिला देते हैं। मिलाने के बाद ये होता है, तुम गाँव में सुने हो थलबट्टा, और ये सुने हो कि नहीं, जिस पे अदरक पीसी जाती है, छोटी सी होती है, वो भी तुमने देखी होगी ना, आपने देखी तो होगी। देखो, तो उसमें ये दोनों डालते हैं, हम इसे क्या नाम है, क्रश कर देते हैं। क्रश करने के बाद एक पेस्ट हमें मिलता है जो कि सेलरी होता है, थिक होता है। उसको फिर छान लेते हैं। छानने का मतलब क्या होता है, उसको हम स्टेन कर लेते हैं। स्टेन 2 टपलों से कर सकते हैं, या तो टॉर्टन से कर सकते हैं, या तो टॉर्टन से कर सकते हैं, या तो शुल्क क्लॉथ से हम लोग कर सकते हैं। उसे हम क्या नाम है सेपरेट आउट कर लेते हैं। और सेपरेट करने के बाद हमें 2 चीज़ देखने को मिलता है, या तो वो छन उठा होता है, जो छन उठा है उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, और या तो जो नहीं छना होता उसे हम बोलते हैं रिटेंटेट। और उसी छनने वाले पदार्थ को बोलते हैं एसिड सॉल्युबल, और जो नहीं छनता है वो उसे तो हम बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल। और एनसीईआरटी की लाइनें हम तुम्हें पढ़ाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, बात तो वही। ठीक है, आओ क्या लिखा है, आओ इधर ध्यान दो। लिखा क्या है, हमने नहीं, मतलब ये जो बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले केमिकल एनालिसिस के बारे में बात कर रही है। इन्होंने बोला भैया एक लिविंग टिश्यू ले लो, और लिविंग टिश्यू में क्या क्या हो सकता है, वेजिटेबल या पीस ऑफ लीवर। ठीक है, ये दोनों, आप दोनों में से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन तुम कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो, इन्हें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ मिला के ग्राइंड कर दो। ग्राइंड मतलब पीस दो। पीसने के बाद ये क्या नाम है, क्या बनेगा, थिक सेलरी पेस्ट बनेगा। अब इसे क्या करना होता है, स्ट्रेन मतलब अलग कर दो। जिससे मदद से चीज क्लॉथ या तुम बोल दो कॉटन के जरिए अलग कर दो। इसमें 2 चीज पाए जाएंगे, एक होता है फिल्ट्रेट, एक होता है रिटेंटेट। ठीक है, एक होता है फिल्ट्रेट, हट भाई, हाँ, हर एक होता है फिल्ट्रेट, एक होता है रिटेंटेट। ठीक है, एक होता है फिल्ट्रेट, एक होता है रिटेंटेट। अब उसमें भी तुम ये देखो, जो फिल्ट्रेट की बात कर दी जाए, उससे बोलते हैं एसिड सॉल्युबल, और जो रिटेंटेट होता है वो होता है एसिड इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी लिखी है। एनसीईआरटी लिखी क्या है, ओ भाई रुको, एनसीईआरटी लिखी है, साइंटिस्ट हैज फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, ये तो ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे अलग कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ऑल दी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड डेट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू, मतलब जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल की बात कर दी जाए तो हम दूसरा एक्सपेरिमेंट अब स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट, जो कि हम क्या लेते हैं, 1 बेट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू ले लेते हैं। 1 बेट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू ले लेते हैं। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था, कौन सा लिविंग टिश्यू हो सकता है, वेजिटेबल सेल या लीवर का एक छोटा सा पार्ट ले लो। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना, बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, जो वेट होता है वो हम लोग ड्राई लेते हैं। लेकिन जब हम थोड़ी लीफ तो लेंगे, जैसे लीफ जैसी पत्ती तो लेंगे, जैसे लीवर तो लेंगे, तो ये क्या हो रहा है, इसमें वाटर रहेगा कि नहीं, हाँ वाटर रहेगा तो इसमें वेट रहता है। लिखा है
या तो लीफ की बात कर दो या तो लीवर की बात कर दो, तो इनके अंदर कैसा वेट रहता है, वेट मतलब भीगा हुआ मतलब वाटर, मॉइस्ट वाटर इनके अंदर होता है। लेकिन अब बोल रहे हैं कि ये जो वेट होता है, जो मॉइस्ट वाटर होता है लीव के अंदर या तुम बोलो लीवर के अंदर, हम इन्हें ड्राई कर लेते हैं। और ड्राई कैसे करते हैं, कौन से टेक्निक से, इवापोरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो उड़ जाता है। उड़ने के बाद जो बनता है वो ड्राई हो जाता है। मतलब या तो लीफ की बात कर दी जाए, जब हम इवापोरेट कर देते हैं तब वो लीफ कैसा किस फॉर्म में आ जाता है, ड्राई फॉर्म में आ जाता है। वही मुझे चाहिए होता है, ठीक है। अब ड्राई फॉर्म में आने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, उस टिश्यू को एक मिनट हो जाए, उस टिश्यू की बात कर दी जाए तो हम लोग फुल्ली बर्न कर देते हैं, मतलब जला देते हैं। और जलाने के बाद हमें क्या मिलता है, एस मिलता है। और एस जो कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और हमारे सल्फर, फॉस्फेट, ये सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट कंपाउंड पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात समझ में आ रही है। हाँ, फिर उसके बाद बोल रहे हैं लिविंग टिश्यू की बात कर दी जाए, तो मोस्ट कॉमन क्या क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, ये सारे हमारे लिविंग टिश्यू के अंदर देखा गया है, ठीक है। बहुत सारे और है, आयरन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन मोस्ट कंपोजिशन की बात करें, लिविंग टिश्यू में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन की बात कर दी जाए, हाइड्रोजन तो, ऑक्सीजन तो, क्लोरीन तो, कार्बन तो, ये सब हमें देखा जाए हमारे लिविंग टिश्यू के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इस क्या नाम है, टेबल पे आ जाते हैं। तो इस टेबल की बात कर दी जाए तो सबसे ज़्यादा बात कर दी जाए तो यहाँ पे तुम देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर बात कर दी जाए तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, बात कर दी जाए, ये बेसिकली ये इतना पदार्थ हमारे लिविंग बॉडी में होता है। वहीं पे बात कर दी जाए, यहाँ से लेते, ओ भाई रुचा, यहाँ से लेते तुल मिलाते हाइड्रोजन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, सल्फर, मोस्टली यहाँ तक मेजॉरिटी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। लेकिन बात कर दी जाए सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, ये देखो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, 65% हमारे ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। देखो 65% जो होता है ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। फिर वहीं पे बात कर दी जाए नाइट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर 3.3 और वहीं पे अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन कम पाया जाता है, ठीक है। सल्फर की बात कर दी जाए, सल्फर हमारे 0.3% पाया जाता है, ठीक है। तो वैल्यू याद नहीं करनी होती, बस ये देखो कौन ज़्यादा पाया जाता है कौन कम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन के बाद फिर कौन आता है, कार्बन के बाद फिर देख लेना धीमे 0.5, 0.1, फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कि नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम। देख लेना सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में कौन पाया जाता है, आयन कौन नहीं पाया जाता, ये चीज़ तुम देख लेना, ठीक है। अब बात रही सोडियम किस फॉर्म में होता है, सोडियम आयन के फॉर्म में, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन में, मैग्नीशियम Mg2+ में, वाटर न्यूट्रल होता है जो कि H2O के फॉर्म में होता है। और कंपाउंड की बात कर दी है तो हमारे NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, PO4 3- SO4 2-, बेसिकली H2 SO4 होता है और ये H3 PO4 होता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता। अब मैं तुम्हें बता दूं ये क्या है, सर ये तो हम बचपन में मीथेन पढ़े थे और ये आज भी वही ही होता अरे भैया वही ही है। तो ये मीथेन है। मीथेन क्या है, मीथेन के पास क्या होता है सर, 4 हाइड्रोजन होते हैं कि नहीं, हाँ होते हैं। अब मुझे बता दो ये वाला, अगर तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा तो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, बात कर दी जाए तुम ये सब पढ़े हो कि नहीं, हाँ सब पढ़े हैं। तो अल्फा बीटा गामा सुने हो, हाँ सुने तो है। मतलब जिस कार्बन की बात कर दी जाए, सबसे पहला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा, दूसरा कार्बन कौन सा होता है, बीटा, तीसरा कार्बन कौन सा होता है, गामा, फिर उसके बाद डेल्टा। तो बहुत सारे ऐसे आते जाते हैं। लेकिन मुझे पहले बात ये समझो कि ये
पहले कार्बन मतलब बात करिए ये कैसा कार्बन है, ये तो पहला कार्बन है, तो पहला कार्बन तो इसी वजह से हम इसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अरे बोल भाई है कि नहीं, हाँ है। अब ये देख मैं हटा रहा हूँ फिर, हाँ हटा दिया आपने हटा दिया। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे पहली चीज हमें क्या बनाना है, मुझे एमिनो एसिड बनाना है। अब एमिनो एसिड के लिए तुम देखो ध्यान से, हटो भाई तुम हटो, हाँ तुम बीच में रहो। देखो अब इसमें क्या करेंगे, देख सबसे पहले इस हाइड्रोजन को हटाते हमें क्या ले आना होगा, कोई एसिड वाला ग्रुप ले आना होगा। जैसे कि ये किनारे कौन सा ग्रुप है, किनारे थोड़ा साइड में हो जाए, जो कि सी दिख रहा है, तो ये कार्बोनिल एसिड वाला ग्रुप होता है, कार्बोनिल एसिड वाला ग्रुप होता है। इस साइड मतलब ये वाला हाइड्रोजन हम हटा देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और यहाँ पे हम कौन सा ग्रुप ला देते हैं, एमिनो ग्रुप। एमिनो कैसा ग्रुप होता है, बेसिक एसिडिक। एमिनो कैसा ग्रुप होता है सर, ये बेसिक होता है, और वहीं पे कार्बोनिल की बात कर दी जाए तो एसिडिक ग्रुप। तो मतलब हम क्या किए बेसिकली, पहले हमने एमिनो 8 हाइड्रोजन को हटा के एमिनो एसिड लगा दिया, और एमिनो ग्रुप ला दिया, और दूसरा हाइड्रोजन तो हटाते हम कार्बोनिल ग्रुप, इस हाइड्रोजन तो हटाते कार्बोनिल ग्रुप ला दिए, और इस हाइड्रोजन तो हटाते अमोनिया क्या बोलते हैं, एमाइनो ग्रुप लगा दिए। अब देखो ये दो हाइड्रोजन हटाए ना, समझ में आया कि नहीं, हाँ सर ये 2 हाइड्रोजन हटाते 8 हाइड्रोजन पे कार्बोनिल एसिड ला दिए, 8 हाइड्रोजन पे हटाते एमिनो एसिड ला दिए। अब इतना सोचो, इतना हो गया, हाँ इतना हो गया। अब उसके बाद हम ये ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, अब ये भी हम हटा दिए, हाँ हटा दिए। अब ये यहाँ पे हम एक आर ग्रुप तो तुम केमिस्ट्री में एल्काइल ग्रुप सुने होगे, हाँ एल्काइल ग्रुप सुने बड़े अच्छे से। तो सुनो, आप इस 8 हाइड्रोजन तो हटा के एल्काइल ग्रुप आर लगा दिया, आर एक एल्काइल ग्रुप होता है। और यहीं पे आर की वैल्यू बात कर दी जाए, आर तो तुम जानते हो एल्काइल ग्रुप में आर जो होता है बहुत तरीके से हो सकता है। आर की बात कर दी जाए तो ये CH3 हो सकता है, H हो सकता है, CH2OH हो सकता है, ठीक है CH2OH हो सकता है। तो मतलब ये हम लोग का काफी इसी तरीके से आएगा, मतलब या तो आर की जगह CH3 हो सकता है, H हो सकता है, CH2OH हो सकता है। मतलब बात कर दी जाए ये आर की वैल्यू जिस तरीके से चेंज होता रहता है, उस तरीके से एमिनो एसिड चेंज होते रहते हैं। अगर वहीं पे बात कर दी जाए भैया, बात कर दी जाए CH3 लग जाए तब उस एमिनो एसिड को हम बोलते हैं एलेनिन। अगर H लग जाए तब हम बोलते हैं ग्लाइसिन, CH2OH लग जाए तब हम बोलते हैं सेरीन। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, जिस तरीके से आर ग्रुप की बात कर दी जाए, एल्काइल ग्रुप की बात कर दी जाए, चेंज होता रहता है। एल्काइल ग्रुप जिस तरीके से चेंज होता रहेगा, उस तरीके से एमिनो एसिड चेंज होते रहेंगे। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब आओ NCERT की लाइनें पढ़ाते हैं। कौन बोलता है NCERT बहुत हार्ड है, आओ फील करवा देते हैं। फील लेना है, फील तो लेना ही है। 1 सेकेंड, चलो चलो लिखा जाए एमिनो एसिड आती ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसीलिए तुम क्या नाम है 8th केमिस्ट्री में 8 चैप्टर पढ़ते हो, एमाइंस पढ़ते होते नहीं, हाँ ये बोलता है एमिनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसी वजह से ये कौन सा ग्रुप कंटेन करता है, कहीं ना कहीं एमाइनो ग्रुप कंटेन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक एसिडिक ग्रुप कंटेन करता है ना। देखो अभी हमने बोला था मीथेन से 8 हाइड्रोजन हटा दो तो एमाइनो ग्रुप ला दो, दूसरा हाइड्रोजन हटा दो एसिडिक ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप लगा दो। देखो जिस कार्बन पे सेम कार्बन ऑफ अल्फा कार्बन की बात कर रहा, सेम कार्बन तो ही अल्फा कार्बन बोलते हैं। सेम कार्बन मतलब पहले कार्बन तो ही अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसमें से अब तुम्हें मैं ऐसे ना पढ़ाऊं, उल्टा पढ़ाऊं। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, देख भाई सबसे पहले तुम ये पढ़ो मीथेन तो सब्स्टिट्यूट करते, ठीक है, मीथेन तो सब्स्टिट्यूट करते। मीथेन की बात कर दी है, CH4 है, मीथेन की बात कर रहा, मीथेन के हाइड्रोजन तो सब्स्टिट्यूट करते, एक एमिनो ग्रुप लगा दो, एक एसिड वाला ग्रुप लगा दो। ठीक है, जिस कार्बन पे सेम कार्बन पे उसे हम क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस पे क्या रहता है, उस पूरे एसिड को क्या बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड।
समझ में आ गया? अरे भाई देख देख मैंने क्या बोला, सिंपली मैंने बोला भैया कि ऐसा है, तुम इधर देख देख कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। हाँ, लेकिन कार्बन की बात कर दी जाए, सबसे पहले तुम जानो मीथेन, मीथेन जान दे CH4। अब इसे हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, हाँ कर दिए। हम पहले कौन सा ग्रुप ला देते, 8 हाइड्रोजन तो हटाते एमिनो ग्रुप ला देते हैं, दूसरे हाइड्रोजन तो हटाते एसिड वाला ग्रुप ला देते हैं जिस कार्बन पे, उसी सेम कार्बन पे, और इसी तो हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और इस पूरे एसिड तो क्या बोलते हैं, अल्फा एमिनो एसिड। बोल भाई, एक ऐसी लाइन हो जो तुम्हें नहीं समझ में आई हो, आई है कि नहीं? अब उसके बाद देखो, बोला है, बोल क्या रहा है, अब बोला दीज दीज आर, पहला हाइड्रोजन हो जाता है, हाइड्रोजन नीचे था ना, कार्बोनिल कार्बोक्सिल ग्रुप लग जाता है जो कि एसिड वाला ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप जो कि बेसिक वाला होता है, एक आर ग्रुप मैंने नाम लिया था कि नहीं, आर एल्टाइल ग्रुप। हाँ ये बात तो आपने बोला, एल्टाइल ग्रुप जो कि वेरिएबल ग्रुप होता है। वेरिएबल का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH2OH हो सकता है, मतलब ये वेरी करेगा कि नहीं। अगर यही आर अगर वेरिएबल बनेगा तभी इसी वजह से एमिनो एसिड अलग अलग बने थे। अगर H हो जाएगा तो ग्लाइसिन हो जाएगा, CH3 हो जाएगा तो एलेनिन हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा तो सीरीन हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या होता है कि ये आर ही ग्रुप वेरिएबल है कि नहीं, हाँ वेरिएबल ग्रुप यही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, नेचर ऑफ आर ग्रुप दे आर मिनी एमिनो एसिड, मतलब बात कर दी जाए आर ग्रुप का नेचर जिस तरीके से बदलेगा उस तरीके से एमिनो एसिड बनते जाएंगे, बहुत सारे एमिनो एसिड बनते जाएंगे। और बात कर दी है देयर आर व्हिच अदर इन प्रोटीन, और ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ये सारे एसिड कहाँ पाए जाएंगे, इस प्रोटीन में पाए जाएंगे। और ओनली 20 टाइप्स ऑफ पाए जाते हैं हमारे एमिनो एसिड, ठीक है। ओनली 20 टाइप्स नहीं बोलते हैं, मतलब 20 टाइप्स में बात कर दिया, 10 इसेंस होते तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं मेनली हमारी लिविंग बॉडी में कितने पाए जाते हैं। 20 के होता है जो कि 10 इसेंशियल होता है, 10 नॉन इसेंशियल होता है, अभी आगे लिखा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है भैया आर ग्रुप आर प्रोटीनियस एमिनो एसिड, कोई मतलब नहीं, बस इतना समझो, हाइड्रोजन जब हम आर की वैल्यू आर की जहाँ हाइड्रोजन रखेंगे तब इसका नाम हो जाए ग्लाइसिन, जब वहीं पे मिथाइल CH3 जब रखोगे तब इसका नाम हो जाए एलेनिन, जब CH2OH मतलब हाइड्रोक्सिल मिथिल रखेंगे तब इसका नाम कौन सा एमिनो एसिड बनेगा, सेरीन, ठीक है। अब लिखा है 3 ऑफ द 20 आर सोन इन, मतलब बात कर रहा 20 एमिनो एसिड में 3 तो बता दिए हैं, एक होता है ग्लाइसिन, एलेनिन, मिथाइल मतलब सेरीन। इसमें बोला है 20 एमिनो एसिड में हम 3 एमिनो एसिड की बात कर दिए हैं। बाकी तुम क्या नाम है, बायोमॉलिक्यूल्स में जाना, वहाँ पे क्या नाम है, जब ये वाला टॉपिक आता है एमिनो एसिड उसमें 20 दिया हुआ है, पढ़ लेना जाते, ठीक है, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स में पूरा दिया हुआ है, ठीक है, 20 एमिनो एसिड। अब उसके बाद बोल दीजिए इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हमने बहुत सारे कैटेगराइज किए हैं, जैसे कि बात करें तो एमिनो एसिड एसिडिक होते हैं, कुछ एमिनो एसिड बेसिक होते हैं, कुछ एमिनो एसिड न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो अब देखो एसिडिक एमिनो एसिड का एग्जांपल क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड, बेसिक एमिनो एसिड का एग्जांपल लाइसिन हो जाता है, और न्यूट्रल एमिनो एसिड का एग्जांपल वेलाइन हो जाता है, ठीक है। और कुछ इसमें से भी एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक एमिनो एसिड होता है, जैसे कि टायरोसिन, फिनाइल, एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। और इनकी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी यही शो करता है आयोनाइजेबल नेचर। आयोनाइजेबल नेचर का मतलब क्या होता है, देख भाई देख, अच्छा NH2 होता है, NH2 तो जब हम 8 हाइड्रोजन H+ दे दे तो ये किस में बदल जाता है, अरे भाई बोलना, जब हम NH2 को यहाँ पे एमाइनो ग्रुप तो जब हमने 8 प्रोटॉन फेंक से दे दिया तो ये किस फॉर्म में आ जाए, NH3+ में। और बात कर दी जाए यहाँ पे COOH है, हाँ है। अब तुम्हें यहाँ पे देता हूँ, अब मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ से जब हम एसिड के 8H+ निकाल देते हैं, इस एसिड से H+ हम निकाल देते हैं, क्या मैंने बोला, एसिड के 8H+ निकाल दो किस फॉर्म में आ जाएगा, COO-। तो अच्छा ये बताओ, जब मैंने 8 हाइड्रोजन 8H+ आयन निकाल दिया तो किस फॉर्म में आ जाए, COO-, ठीक है। और यहाँ पे तुम एक चीज और देख लो, यहाँ पे तुम देख लो जो एमिनो ग्रुप होता है NH2 होता है, लेकिन NH2 तो अब हम यहाँ पे तुम देखो NH2 तो जब हम 8 हाइड्रोजन 8 प्रोटॉन दे दिए तो ये किस फॉर्म में आ जाए, NH3+, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाए।
टोटल अब तुम देखो बीचों बीच दोनों को मिला दिया जाए। एक तरफ से हमने एसिड तो क्या बनाया था CO माइनस, जो कि प्रोटॉन तो निकाल दिया था, और NH2 तो जब हमने एक प्रोटॉन दिया मतलब H प्लस दिया तो ये किस फॉर्म में आ जाए NH3 प्लस, और इसमें कैसा आयंस आ जाए, यहाँ पे नेगेटिव आयंस आ जाए और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आ जाए। बोले यही एमिनो एसिड आयोनाइजेबल इन नेचर से पाए जाते हैं, और इन्हीं आयोनाइजेबल नेचर तो हम क्या बोलते हैं ज्यूटर आयन। आओ अब बढ़िया से समझ में आया, इन्हीं तो हम क्या बोलते हैं ज्यूटर आयन, ठीक है, ज्यूटर आयन होता है, ठीक है, इन्हीं तो हम ज्यूटर आयन बोलते हैं। अब बातों में मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, आदमी क्या होता है यहाँ तक पढ़ा के आदमी निकल जाता। अब तुम एक चीज और देखो, बोले हैं NH2 और COH जो ग्रुप होता है ये क्या नाम है, हेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड विल चेंजेस। मतलब बात कर रहे हैं कि अगर pH बदला तो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, और यहीं से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि भैया लोग यहाँ तक पढ़ने के बाद निकल जाते हैं, नीचे पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम बहुत किनारे में लिखा है कि भैया जैसे pH बदलेगा वैसे एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, तो ध्यान दिए रहना, आप तुम्हें बता दिया हूँ। अब लिपिड की बात कर दी जाए तो लिपिड जो होता है बेसिकली कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। और इतना ही नहीं, ये सिंपलेस्ट फैटी एसिड तो हम क्या बोलते हैं ग्लिसरॉल, अभी आगे मालूम पड़ जाएगा। बोल रहे हैं फैटी एसिड की बात कर दी जाए तो इनके अंदर भी कार्बोक्साइल ग्रुप पाए जाते हैं जो कि R ग्रुप से अटैच होते हैं। अब R ग्रुप जो कि मिथाइल इथाइल हायर नंबर ऑफ हो सकते हैं, मतलब 1 से लेकर 19 तक ये कार्बन की संख्या हो सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल क्या दी हुई है, पामेटिक एसिड 16 कार्बन का होता है। पामेटिक एसिड की बात कर दी जाए 16 कार्बन का होता है, लेकिन इसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड इंक्लूड, मतलब होता कितने कार्बन का होता है। देखो अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड को इंक्लूड कर दे तब ये कितने कार्बन का होता है 16 कार्बन, और वहीं पे कार्बोनिल कंपाउंड को ना इंक्लूड करें तब ये पामेटिक एसिड जो होता है ये कितने कार्बन का होता है 14, ठीक है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जाओ भाई। हाँ लिखा क्या है, बोला पामेटिक एसिड हैज 16 कार्बन, ठीक है, 16 कार्बन, ठीक है, इंक्लूडिंग कार्बोनिल कंपाउंड। एक लास्ट में ये शब्द बोला है इंक्लूडिंग कार्बोनिल कंपाउंड, ये जरा याद रखना, कार्बोनिल कंपाउंड तो लेके तब ये क्या नाम है 16 कार्बन के हुए। वहीं एरिथिडिनोइड एमाइनो एसिड जो होता है, एरिथिडिनोइड एसिड जो होता है ये 20 कार्बन का होता है, इंक्लूडिंग कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, ये चीज देख लेना। फिर उसके बाद बोला है फैटी एसिड की बात कर दी जाए तो सैचुरेटेड होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की बात कर दी जाए विदाउट डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। वहीं पे अनसैचुरेटेड की बात कर दी जाए तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक बॉन्ड पाए जाएंगे, मतलब या तो 2 बॉन्ड पाए जाएंगे या तो 3 बॉन्ड कार्बन के बीच में पाए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। सबसे सिंपल लिपिड की बात कर दी जाए तो क्या होते हैं, सिंपल लिपिड की बात कर दी जाए तो कौन होते हैं, ग्लिसरॉल होते हैं। फिर उसके बाद इसी का कॉमन नेम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोला जाता है, इसी तो कॉमन में क्या बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते जाते हैं। मेनी लिपिड हैव ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, बोला है मेनी जो होते हैं, मेनी लिपिड के पास क्या क्या होता है ग्लिसरॉल और प्लस फैटी एसिड होता है। इसी आधार पे इन्होंने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है लिपिड को, ऑन द बेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा फैटी एसिड और क्या हो जाएगा ग्लिसरॉल। ये दोनों तो मिला दिया जाए तो 3 पार्ट में बदला गया है। एक मोनोग्लिसराइड होता है, एक डाइग्लिसराइड होता है, एक ट्राइग्लिसराइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। लेकिन बात क्या होता है ये तुमसे नहीं पूछेगा कि तुमने क्या नाम है लिपिड को 2 हिसाब में कन्वर्ट किया गया है, फैटी एसिड और क्या नाम है ग्लिसरॉल के हिसाब से 3 पार्ट में हुआ है, मोनो डाई ट्राई, ये सब नहीं पूछेगा। तुमसे पूछेगा भैया ऐसा है तुम ये बताओ फैटी एसिड, बहुत प्यार से ये शब्द लिखा क्या है, हियर द फैटी एसिड आर फाउंड स्ट्रीफाइड विद
ग्लिसरॉल। मतलब बात कर दी जाए बॉन्ड कौन सा होता है, ईस्टर बॉन्ड होता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ईस्टर का बॉन्ड होता है। इसलिए बहुत प्यार से लिखा है कि भैया ऐसा है ऐसा है। बात कर दी जाए मैं तुमसे ये ना पूछूंगा, मैं तुमसे ये पूछूंगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो वो होता है ईस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं स्टेरिफाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, इनके हिसाब से मोनोडिग्लिसराइड, डाइडिग्लिसराइड और ट्राइडिग्लिसराइड होता है। और फैट और ऑयल की बात कर दी जाए ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट की बात कर दी जाए, कुछ में लोअर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, कुछ में हायर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। कुछ में लोअर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, कुछ में बात कर दी जाए हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। लोअर मेल्टिंग पॉइंट एग्जाम्पल जिंजले ऑयल होता है। कौन सा ऑयल होता है, जिंजले ऑयल होता है। फिर वहीं पे बात कर दी जाए कुछ हमारे क्या नाम है, बात कर दिया कुछ हमारे क्या नाम है हायर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जैसे कि तुम जानते हो घी होता है, घी सब ये सब क्या होते हैं, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, फिर वहीं ये सारी बात तो ठीक है। अब उसके बाद बोल रहे हैं सम लिपिड, कुछ लिपिड के पास फॉस्फोरस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सम लिपिड, कुछ लिपिड के पास, ज्यादा नहीं, कुछ लिपिड के पास, सम लिपिड हैव फॉस्फोरस एंड दे बी फॉस्फोराइलेटेड। फॉस्फोराइलेटेड मतलब फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड एनर्जी प्रोवाइड बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। अब फॉस्फोराइलेशन तुमने फोटोसिंथेसिस में सुना होगा, लेकिन ये फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड पाए जाते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, हमारे 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 सेल, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। इन्हें कॉमनली हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। इन्हें हम कॉमनली क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के पास पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पास पाए जाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद हम आते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल लेसिथिन हो जाता है। अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट आएगा ना, तो इसके अंदर लेसिथिन दोबारा आएगा। ठीक है, ठीक है, ये सारी बात समझ लेना। और लेसिथिन की बात कर दी जाए तो ये न्यूरल टिश्यू में भी पाया जाता है, जो कि न्यूरल टिश्यू के अंदर कुछ लिपिड लाइक स्ट्रक्चर पाया था, याद है कि नहीं सर? कहाँ पे बात कर दी जाए, कहीं तुमने न्यूरोलेमा सुना है? हाँ सर, कहीं पे न्यूरोलेमा सुना है, और वहीं पे लिपिड का बना था कि नहीं, उसी को हम बोलते थे माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। याद आ रहा कि नहीं? ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब तुम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, वहाँ पे एजॉन डेंड्राइड, और वहाँ पे तुम पढ़ोगे जब सेल बॉडी, तो वहाँ पे तुम जो एजॉन होता है उस पे एक माइलिन शीट पाई जाती है। उस माइलिन शीट की बात कर दी जाए तो वहाँ पे एक लिपिड का लेयर पाया जाता है, जिसकी वजह से उसे माइलिनेटेड बोलते थे कि नहीं। और वहाँ पे बात कर दी जाए कहीं माइलिनेटेड तो लिपिड का लेयर नहीं पाया जाता था, वहाँ पे नॉन माइलिनेटेड पाया जाता था। याद आया कि नहीं? हाँ सर याद आया, वहीं का लिपिड शब्द लिखा है, बोलना नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं लिविंग सेल की बात कर दी जाए। लिविंग सेल की बात कर दी जाए तो कार्बन कंटेनिंग बोल क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग में होते हैं। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड, देयर आर दी सम आर दी नाइट्रोजनस बेस, कुछ नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, जैसे कि बात कर दी जाए एडेनिन, जोनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस 5 होते हैं, नाइट्रोजनस बेस 5 होते हैं, एडेनिन, जोनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। ठीक है, कौन सा होते हैं, एडेनिन, जोनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। ठीक है, यही डीएनए में तो लगता है, यही डीएनए में यूज होता है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें मैं एक चीज दिखाना है सर, क्या ये जो होता है, अब तुम इधर सुनो, पहले इधर सुनो। ये होता है शुगर, ये क्या होते हैं, शुगर, ये क्या होते हैं, शुगर। शुगर मतलब चीनी नहीं होता है, शुगर का स्ट्रक्चर होता है, ये शुगर होता है, ये जैसे शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है। अब बात करिए ये नाइट्रोजनस बेस ज्वाइन होते हैं, पेंटोज शुगर से जब नाइट्रोजनस बेस ज्वाइन होता है तो इसे हम बोलते हैं, मतलब बात कर दी जाए इतने तो ध्यान दो, अभी इधर मत ध्यान दो, अभी इतने तो ध्यान दो। मतलब क्या मैं बोला हूँ, एक नाइट्रोजनस बेसेस तो ध्यान दो, एक शुगर तो ध्यान दो। जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर ज्वाइन होते हैं तब हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, SIDE, न्यूक्लियोसाइड। फिर से बोलो, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, जब ये दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं तब हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, SIDE। ठीक है, अब वहीं पे बात कर दी जाए, ये फास्फोरस होता है। जब यही
फॉस्फोरस ज्वाइन हो जाता है हमारे शुगर से, फॉस्फोरस हमें ज्वाइन हो जाता है शुगर से, तब हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। मतलब मेरे कहने का मतलब न्यूक्लियोटाइड हम तब बोलेंगे जब नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों आपस में जुड़ जाएं, तब हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या मैंने बोला? TIDE। आओ मैं तुम्हें और अच्छे से फील करवाता हूँ। देखो ये मैंने साफ साफ बनाया था। कैसे होता है? तुम हटो पहले। हाँ हाँ तुम हटो। देखो सबसे पहले तुम ये जानो कि भैया ऐसा है नाइट्रोजनस, और जब शुगर, यहाँ तक की बात है नाइट्रोजनस बेस और शुगर, तब हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और वहीं पे जब फॉस्फेट भी ज्वाइन हो जाए तब हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, TIDE। साइड और टाइड में बहुत अंतर होता है। साइड जो होता है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, और वहीं पे टाइड की बात कर दी जाए तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरस तीनों आ जाए तो न्यूक्लियोटाइड होता है। और यहीं पे बात कर जाए शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, तब हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब तो फील आ जाओ जब मेरे भाई। ठीक है, आओ देखो नाइट्रोजनस बेस 5 प्रकार के होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। और यहाँ पे तुम देखो पहले ये नाइट्रोजनस बेस होता था। नाइट्रोजनस बेस मतलब 5 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ। When found attached to शुगर, बात कर दी जाए, बात क्या बोल क्या रहा है, जब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे देखो नाइट्रोजनस बेस लिखा है और ये नाइट्रोजनस बेस के 5 टाइप लिख दिया: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। बोला है नाइट्रोजनस बेस, जब नाइट्रोजनस बेस when found attached to शुगर, मतलब बात कर रहा है कि नाइट्रोजनस बेस जब शुगर से ज्वाइन हो जा तब हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। और वहीं पे बोला है जब नाइट्रोजनस बेस शुगर से ज्वाइन हो जा और प्लस फॉस्फेट से भी ज्वाइन हो जाए तब हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। मैंने बहुत अच्छी तरह अंडरलाइन किया है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये बात समझ में आ जाए। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब इनके अंदर कौन से आ जाते हैं, बात कर दी। देखो अब ये हटा दो, इतना अपने माइंड में रख लिए। अब मैं जो बोलूँगा ये अलग सुनना। अभी तक जो सुना वो अपने माइंड में दूसरी जगह हटाओ। अब दूसरी चीज सुनो, अब ये आपस में मिलाना नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखो पहली चीज तुम ये सुनो, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे देखते न्यूक्लियोसाइड। आओ मैं और जूम करता हूँ, फिर मैं और जूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें और डीपली ले जा रहा हूँ। देखो ये तुम यहाँ पे पढ़ो न्यूक्लियोसाइड, हाँ पढ़े न्यूक्लियोसाइड, अब हम पढ़ लिए। अब न्यूक्लियोसाइड के जो 5 नाइट्रोजनस बेस थे, अब इन्हों 5 नाइट्रोजनस बेस को किस तरीके से लेते हैं न्यूक्लियोसाइड वाले केस में। न्यूक्लियोसाइड वाले केस में एडेनिन को हम बोलते हैं एडिनोसिन, गुआनिन को बोलते हैं गुआनोसिन, थाइमिन को बोलते हैं थाइमिडीन। अब लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं बता दें, ये भी बता दें। हाँ सर, एडिनोसिन में SINE जो कि न्यूक्लियोसाइड है, गुआनोसिन में गुआनोसिन SINE क्या है, बेसिकली ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन थाइमिडीन जो होता है यहाँ पे DINA डिन, थाइमिडीन ये भी न्यूक्लियोसाइड होता है। यूरिडिन ये भी न्यूक्लियोसाइड होता है। सिट्रीडिन साइटिडिन न्यूक्लियोसाइड होता है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोसाइड की बात कर दी जाए तो एडेनिन तो वहाँ पे क्या बोलते हैं एडिनोसिन, गुआनिन तो बोलते हैं गुआनोसिन, थाइमिन तो बोलते हैं थाइमिडिन, यूरिन नहीं बोले हैं। फिर उसके बाद यूरेसिल तो हम क्या बोलते हैं यूरिडिन। फिर उसके बाद हमारे कौन आता है साइटोसिन, तो हम क्या बोलते हैं साइटिडिन। ठीक है, डिन तो सिन डिन ये न्यूक्लियोसाइड में ही आते हैं। फिर उसके बाद हम न्यूक्लियोटाइड की बात करने जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड तो हम एडेनिन तो क्या बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड वाले केस में एडेनिलिक एसिड। थाइमिन तो हम क्या बोलते हैं थाइमिडिलिक एसिड। फिर हम गुआनिन तो क्या बोलते हैं गुआनिलिक एसिड। यूरिडिन तो हम क्या बोलते हैं यूरेसिल तो क्या बोलते हैं यूरिडिलिक एसिड। और हम साइटोसिन तो क्या बोलते हैं साइटिडिलिक एसिड। और ये सारे मिला दिया जाए तो क्या हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड,
नाइट्रोजनस बेस सूरज, ये बात समझ में आ रही होगी। आई एम श्योर कि ये आपको अच्छे से समझाने के लिए हम कैपेबल हुए, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ जो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस पढ़े, सूजर पढ़े, ये सारी कहाँ पे पाई जाती है? डीएनए, आरएनए। और जब तुम यही चीज़ क्या क्लास 12 में पढ़ोगे ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सारे काम करेंगे, बिना इससे समझे नहीं चलेगा, ठीक है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर देख लो, इसी वजह देख लो 34 मिनट हो जाए इसी वजह से, क्योंकि ये सिर्फ बेसिस हमें बताना पड़ा, ठीक है। क्योंकि लोग कंफ्यूजन रहता है, अभी हम भरा भलवे दे रिवीजन में, लेकिन अभी मान लो लेट सपोज तुम वो चीज़ ना ध्यान दो, गड़बड़ हो सकता है ना। राइबोज का क्या हो जाएगा? देखो, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का, राइबोज जो होता है 5 कार्बन का होता है। सबसे बड़ी बात ये देख लो, और दोनों शुगर हैं, कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट है, ठीक है। मोनोसैकेराइड है तुम बोल सकते हो, ठीक है। अब बात कर दी जाए, देखो अभी तो मैंने क्या बोला था, अभी तो मैंने 3 नाम लिया था, ग्लाइसिन, एलिलीन और सीरीन। अरे बोल भाई, मैंने लिया था कि नहीं? कौन सा एमिनो एसिड? हार ध्रुव जैसे जैसे हम लोग चेंज करेंगे उस तरीके से क्या नाम है, नाम चेंज हो जाए कि नहीं। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला क्या, यहाँ पे तुमने अभी अभी जो पढ़ा है, अब उसका हम बताएं प्रैक्टिकल। हाँ सर पाइए, तुम लोग तो वैसे भी प्रैक्टिकल में बहुत इंटरेस्ट है। देखो, एक तरफ एसिड वाला ग्रुप है, हाँ, एक तरफ एमिनो ग्रुप है, हाँ, एक तरफ हाइड्रोजन वाला ग्रुप लगा है, हाँ, और यहाँ पे आर ग्रुप होता है। ये जो ग्रुप है ये आर वाला ग्रुप है। आर यहाँ पे आर की वैल्यू क्या दे दी है? एच, और तब हम इसका नाम क्या रख दिए? ग्लाइसिन। वहीं पे आर की वैल्यू जब हमने CH3 रख दिया तब इसका नाम क्या हो गया? एलेनीन। और वहीं पे हम आर की वैल्यू जब CH2OH रख दिया तब हम इसका नाम सीरीन। अरे भाई समझ में आया? अब बता दो, तू ही बोल दो कि मुझे नहीं समझ में आया, मैं इतना बढ़िया फील दिलवा दिया, बताओ और कहाँ मिलेगा? अब बता दो, मैंने बोला था पामटिक एसिड कितने कार्बन का? अगर कार्बोनिल ग्रुप हटा दिया जाए, कार्बोनिल ग्रुप हटा दिया जाए तब ये कितने कार्बन का हो जाएगा? 14 कार्बन का। अरे भाई देख ना, देखो देखो 14 एक 15 कार्बन का हो जाएगा पामटिक एसिड, अगर यहीं पे कार्बोनिल ग्रुप हटा दिया जाए। लेकिन बात कर दी जाए एनसीईआरटी में कार्बोनिल ग्रुप इंक्लूड कर दिया है, तो इंक्लूड कर दिया गया है, तो 14 ये, 15 ये, 16 ये, 14 ये है और 15 16, मतलब 16 कार्बन का पामटिक एसिड होता है। अरे बोल भाई। अब ग्लिसरॉल, अभी तुमने सुना था ना ग्लिसरॉल लिपिड कैसे बना होता है? सर अभी आपने अभी हमने बोला सर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इसी का स्ट्रक्चर होता है ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल तो हम बोलते हैं ट्राई 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसी को हम बोलते हैं। और सुनो अभी इतना नहीं, यही होते हैं ट्राई ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसी के बेस पे तुमने अभी क्या बोला, फैट और ग्लिसरॉल ही डिफ्रेंशिएट होते, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं ना। आओ अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ये क्या था, ये बेसिकली, आओ रुक जाओ भाई रुक जाओ। हाँ तुम ऐसे हो, बात कर दी जाए। हाँ अब देखो ये क्या है? ग्लिसरॉल। अब देखो यहाँ पे हम बात कर दी जाए, यहाँ पे हटो, हाँ यहाँ पे आओ, व्हाइट आओ, हटो यार तुम भी हटो, हाँ यहाँ पे व्हाइट करो। अब मैं भाई साहब सुनो, सुन भाई सुन, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 सेकेंड और बड़ा करो, ठीक है। ये एच मिटाओ, मिट गया, और ये भी एच मिटाओ, मिट गया। वैसे रिवीजन में ये सारी चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे बात, अब बताओ यही बॉन्ड है क्या? अब देखो यही बॉन्ड क्या तुम्हें ये वाला बीच वाला नजर आ रहा है? अब देखो यही ग्लिसरॉल है कि नहीं? ग्लिसरॉल वाला यही ग्रुप है, हाँ सर। और ये कौन सा बॉन्ड, ये कौन सा ग्रुप लगा है? फैटी एसिड लगा है। ये जो होता है फैटी एसिड वाला ग्रुप लग गया है, ये देख लो। आओ ये ग्लिसरॉल हो गया और ये फैटी एसिड। अब जब बात कर दी, आओ मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड का फेल दिलवाऊं? हाँ सर दिलवा दीजिए वो भी। आओ अब आओ, जब बात कर दी जाए, हटो, हाँ वाइट है ना, हाँ देखो ये जब हटो, 1 सेकेंड, हाँ देखो
जब मैं बात बता दिया जाए, जब मैंने अभी तक ये हटा दिया, अब ये सब हटा दिया, देखो ये सब हटा दिया कि नहीं, हाँ हटा दिया। अब देखो जब 8 फैटी एसिड से जुड़ा था, जब 8 फैटी एसिड से जुड़ा था तब हम इसे बोले थे मोनोजेलिसराइड। जब 8 फैटी एसिड से जुड़ा था तब हम इसे क्या बोले थे, मोनोजेलिसराइड। आओ दिखाता हूँ तुम्हें और फिर करवाता हूँ। जब 8 फैटी एसिड से जुड़ा था तब हम इसे क्या बोले, मोनोजेलिसराइड। और वहीं पे बात कर दी जाए, जब दूसरे फैटी एसिड जुड़े हैं, मतलब दूसरे फैटी एसिड जब जुड़ गया तब हम इसे क्या बोलते हैं, डाइजेलिसराइड। तो दूसरा जब जुड़ा फैटी एसिड तब हम इसे बोलते हैं डाइजेलिसराइड। और जब यहाँ पे तीसरा फैटी एसिड जुड़ जाता है तब हम इसे क्या बोलते हैं, ट्राइजेलिसराइड। आओ देख लो, आओ देख लो, देख लो भैया देख लो। जब तीसरा फैटी एसिड जुड़ता है तब हम इसे बोलते हैं ट्राइजेलिसराइड। अब बोल समझ में आया कि नहीं, हाँ सर ये समझ में आ गया, मोनो डाई ट्राइजेलिसराइड समझ में आ गया। अब उसके बाद हम आते हैं, इसी तो हम बोलते थे लेसिथिन। और लेसिथिन कहाँ पे पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, देख लो ठीक है, जो कि एक फॉस्फोलिपिड होता है। यही जिलेसॉल था ना, हाँ यही जिलेसॉल है, यही फैटी एसिड लगा था ना, हाँ यही लगा था। लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें एक चीज बात नहीं बोला कि इसके अंदर जो ये बॉन्ड है, ओ वाला बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड है। मतलब बात कर दी जाए, जिलेसॉल और फैटी एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ईस्टर बॉन्ड बनेगा। अरे भाई कौन फील दिलवा रहा, इतना कौन फील दिलवा रहा, यहाँ पे वेटेटो फील आ रहा है कि नहीं। हाँ अब उसके बाद बात करिए कोलेस्ट्रॉल की बात कर दी जाए तो इसका फिगर तुम देख लो, कोलेस्ट्रॉल का फिगर कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम आ जाओ, ये देखो अभी हमने नाइट्रोजनस पढ़ा था, एडेनिन, रोनिन, साइटोसिन, यूरिन, यूरिन मैं बोला हूँ बार बार यार, सॉरी, ठीक है। क्या होता है एडेनिन, रोनिन, साइटोसिन, और क्या होता है बताओ, यूरिन होता है कि यूरेसिल होता है, यूरेसिल होता है। भैया चाहे तो इतना मतलब बेइज्जती करवा रहे हो यार मेरी, सर आप ही तो बता रहे हैं। अरे भाई हो जाती है जल्दी यार, बातों बातों में देखो एडेनिन, नीन नीन, यूरिन बोल दिया मैंने भी तो जल्दी कर दी, तो ये चीज जल्दी मत करना। एडेनिन, रोनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये प्यूरिन आता है, ये जो होता है नाइट्रोजनस बेस, दो पार्ट में होता है, एक प्यूरिन होता है, एक पिरामिडीन होता है। पिरामिडीन के अंदर दो लोग आते हैं, एक हमारा आता है कौन सा होता है, पिरामिडीन के अंदर कौन आता है बताओ, एडेनिन और जोनिन, ये कौन होते हैं, प्यूरिन होते हैं, पिरामिडीन होते हैं। सब प्यूरिन के अंदर तीन लोग आते हैं, एडेनिन, जोनिन, साइटोसिन, ठीक है। और वहीं पे पिरामिडीन के अंदर यूरेसिल और साइटोसिन आते हैं, ठीक है। अब आओ, अब हम आगे बढ़ते नहीं, ऐसे हम अटके रहेंगे, 5 ही पेज अभी तक निपटाए, ठीक है, 1 घंटा भी पार चला जाएगा आपकी बार, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल्स की बात करिए, मेड ऑफ लिस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स सच वुड हैव द थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करिए, थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड, शुगर हो गया। फिर उसके बाद बात करिए कुछ मेटाबोलाइट होते हैं, जैसे कि एनिमल टिश्यू के अंदर की बात कर दी जाए तो ऑल सच स्ट्रेटेजी ऑफ कंपाउंड की बात कर रहा है, कि यहाँ पे बोल रहे हैं इन कंपाउंड की बात कर रही है जो हमारे लिविंग सेल के अंदर, लिविंग टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट। हाउएवर व्हेन वन एनालिसिस प्लांट, फंगल, माइक्रोबियल, सेल वॉल की बात कर दी जाए, इन सब के अंदर से सेल वॉल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे जो हमें अलग अलग कंपाउंड देखने को मिलते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड, फ्लेविनॉइड, रबर, इसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, कलर पिगमेंट्स, और जो हमारा सेंट है, रम है, स्पाइस होते हैं, ये सारे हम होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो प्राइमरी मेटाबोलाइट की बात कर दी जाए, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस देखा गया है, बोल क्या रहा है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस देखा गया है प्राइमरी मेटाबोलाइट की देखा गया, लेकिन डू नॉट, किसके लिए नहीं देखा गया, डू नॉट अंडरस्टैंड डी सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आओ फिर से फील करता हूँ क्योंकि तुम्हें समझ में आया ही नहीं, ठीक है। लेता है सबसे पहले ये तुम पढ़ो कि वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट हैज बीन आइडेंटिफिटेबल या आइडेंटिफाई फंक्शन, मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट की फंक्शन की आइडेंटिटी, मतलब बात करिए प्राइमरी मेटाबोलाइट का फंक्शन आइडेंटिफाई कर चुका गया है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस देखा जा चुका है, लेकिन डू नॉट दी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट दिखता नहीं देखा गया सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कोई भी मूवमेंट, फंक्शन कुछ भी नहीं देखा गया। वहीं पे बात कर रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट की इटोलॉजिकल इम्पोर्टेंट में कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो कि इटोलॉजिकल इम्पोर्टेंट में हेल्प करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, ठीक है।
अब भैया ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था लेसिथिन लेसिथिन जिसमें पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे दिया था, एवरीन, रेसिन, विनब्लास्टिन और क्या दिया था, टोट्रावैलाइन ए, यही पूछा गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज पढ़ लेना। पिगमेंट के अंदर कौन आता है, कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन आ जाता है। ठीक है, एंथोसाइनिन। फिर एल्कलॉइड में मॉर्फिन, क्लोराइन हो जाते हैं, और यही क्लोराइन जो होते हैं हमारे किसमें हेल्प करते हैं, कफ सिरप में जो होता है, कफ और बनता है इसी क्लोराइन सिरप से ही वजह से हटता है। ठीक है, फिर टर्पिनॉइड की बात करी जाए तो मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे इसेंशियल ऑयल जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल, कुछ हमारे टॉक्सिन जैसे कि एवरीन, रेसिन हो जाएगा, और कुछ हमारे लेसिथिन जैसे कि टोट्रावैलाइन ए हो जाता है, कुछ हमारे ड्रस, विनब्लास्टिन, टोटोमेरिन, और हमारे पॉलीमेरेज सब्सटेंस डबल जंप सेलुलोज पाए जाते हैं। भैया याद रखना, ये टेबल भूलना भी नहीं भैया, गलती से भी मत भूलना। अब उसके बाद हम आते हैं, अब उसके बाद बात कर देना है, तो यहाँ पे एकदम फोकस हो जाना, बोल देना देयर इज वन फीचर कॉमन ऑल कंपाउंड। बात करें एक फीचर की बात कर दी जाए जो सभी कंपाउंड में कॉमन होते हैं, जो कि एसिड सोल्यूबल पूल। एसिड सोल्यूबल पूल का मतलब फिल्ट्रेट की बात कर रहा है। फिर बोला है इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, फिल्ट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 से लेके 800 डेल्टॉन तक, अप्रोक्सीमेटली 18 से लेके 800 डेल्टॉन तक एसिड सोल्यूबल पूल पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। वहीं पे एसिड इनसोल्यूबल पूल की बात कर रहा है, बोला है एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन हैव ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसिड इनसोल्यूबल की बात कर रहा है, मतलब रिटर्नटेट की बात कर रहा है, और रिटर्नटेट तो बोला है इनमें 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, लिपिड। अब लिपिड की बात कर दी जाए तो लिपिड एक एक्सेप्शन होता है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड, लिपिड। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, देखो जो हमारा बात कर दिया एसिड सोल्यूबल पूल, यहाँ पे ध्यान दिए रहना, ये शब्द भूलना नहीं, एसिड सोल्यूबल पूल तो ही हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट का वेट 18 से लेकर 800 डेल्टॉन तक होता है, और एसिड इनसोल्यूबल की बात कर दी जाए तो 1000 से ऊपर होते हैं, 1000 से ऊपर होते हैं। अभी नीचे लिखा हुआ है, ये भी अभी हम दिखाएंगे। बोला है एसिड इनसोल्यूबल मतलब रिटर्नटेट की बात कर रहा है, ये 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। प्रोटीन मुझे कोई दिक्कत नहीं, न्यूक्लिक एसिड मुझे कोई नहीं दिक्कत, पॉलीसेकेराइड मुझे नहीं दिक्कत, लिपिड हमें दिक्कत है। लिपिड एक एक्सेप्शन होता है, और ये पूछा जाता है एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि ये बात कर दिया एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर आता है, लेकिन रखा क्यों गया है एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर। बात कर दी जाए लिपिड जो होता है ये फिल्ट्रेट के अंदर आता है, लेकिन इसके वेट के हिसाब से लिपिड का वेट जो है वो 18 डेल्टॉन से लेकर 800 डेल्टॉन के अंदर आता है, लेकिन इसे एसिड इनसोल्यूबल पूल में क्यों रखा गया है, क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन होने का क्या रीजन है, अब आप यादें देखते हैं, ज्यादा गहराई में चला गया तो नहीं। अब रीजन और देखते हैं, रीजन क्या है, लिपिड क्यों एक्सेप्शन है। बोला है इनका मॉलिक्यूलर वेट, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टॉन के रेंज के अंदर ही आता है। ठीक है, बात कर दिया, रुक जाओ। बोला है दिस क्लासेज ऑफ कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड। अब रुक जाओ, पहले मेरी बात सुनना। बात कर दिया दिस क्लासेज ऑफ कंपाउंड एक्सेप्शन ऑफ लिपिड तो छोड़ दिया जाए, बाकी इनके क्लास के कंपाउंड जितने भी हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 के अंदर नहीं होता है, बल्कि 10,000 से एबव होता है, एबव दी 10,000 डेल्टॉन के होते हैं। मतलब रेंज कितना होता है 10,000 डेल्टॉन के ऊपर के होते हैं। ये जो होते हैं एसिड इनसोल्यूबल मतलब रिटर्नटेट की बात कर रहा है। क्यों, फॉर दिस वेरी रीजन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इसी रीजन से बायोमोलिक्यूल्स की बात कर दी जाए तो केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से केमिकल कंपाउंड कहाँ पे पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। 2 टाइप के होते हैं, एक मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डेल्टॉन, एक की बात कर रहा है। बात कर दी जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस 2 टेट्राइड बायोमोलिक्यूल की बात कर दी है, 2 पार्ट में डिस्टिंग्विश हुआ है मॉलिक्यूलर वेट में। एक होता है लेस देन 10,000 डेल्टॉन और एक होता है ग्रेटर देन 10,000 डेल्टॉन। बोला है लेस देन 10,000 डेल्टॉन तो हम बोलते हैं बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, वहीं पे सिंपली बोल सकते हैं बायोमोलिक्यूल। ठीक है,
बायो माइक्रोमोलिक्यूल जो कि 10,000 से कम होता है वेट। और वहीं पे बात कर दी जाए बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये जो होता है मोर देन 10,000 डेल्टॉन से ऊपर होता है। जब 10,000 डेल्टॉन से ऊपर का वेट होता है तब हम इसे बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं, या तो इन्हीं तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? हाँ सर, ये तो पूरा फिर करवा दिया। फिर उसके बाद आ गया, फिर उसके बाद बोला है मॉलिक्यूलर इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो जाए? इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो जाए कि भैया मतलब ये होता है, ये किसकी बात कर रहा? फिल्ट्रेट, रिटर्नटेट, किसकी बात कर रहा सर? ये बेसिकली इनसॉल्युबल मतलब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, या तुम बोल सकते हो रिटर्नटेट की बात कर रहा है। फिर बोले इससे इसकी बात कर दी जाए तो यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में लिपिड आ जाता है। लेकिन बोल क्या रहा है? अब आओ आगे 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 आओ। बोला लिपिड की बात कर दी जाए तो ये पॉलीमेरेज सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये बोला है व्हाई डू लिपिड, बोला तुमसे पूछ रहा है क्यों लिपिड, हुज मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डेल्टॉन। क्या बोल दिया बातों बातों में? बोला लिपिड का वेट की बात कर दी जाए, मॉलिक्यूलर वेट की बात कर दी जाए तो 800 डेल्टॉन से बाहर जा ही नहीं सकता। तो तब किस वजह से बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में लिपिड तो रखा गया है? बोल क्या रहा है? एनसीईआरटी क्या लिखी? लिपिड की बात कर दी जाए तो हुज मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डेल्टॉन। हाँ बात तो सही है। और एसिड इनसॉल्युबल, या तुम बोल सकते हो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हम किस पे बनाए हैं? वेट जितना मोर देन 10,000 डेल्टॉन का हो, 10,000 डेल्टॉन से ज़्यादा कम हो जाए तब बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हो रहा हो, 10,000 डेल्टॉन से ऊपर का हो रहा है तब हम इसे बोलेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अरे भैया लिपिड तो 800 डेल्टॉन से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तब ये क्यों बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखा जाए? इसी वजह से एक्सेप्शन एनसीईआरटी लिखी है। बोले हैं लिपिड की बात कर दी जाए तो जब हम लिपिड को तोड़ते हैं इन नीडेड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, बोल रहे हैं जब हम लिपिड को तोड़ते हैं बेसिकली तो ये पूरी तरीके से टूट जाता है, पूरी तरीके से। जब सेल मेम्ब्रेन की बात है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड होता है कि नहीं? हाँ सर, लिपिड होता है। अब लिपिड को जब हम तोड़ते हैं तो ये पूरी तरीके से चिपकते हुए, मतलब इतना बॉन्ड तक होता है कि ये अगर हम तोड़ना चाहें तो वो पूरा टूट जाता है। तो अब हम तुम्हें दिखाते हैं। बोल क्या रहा है? कंपाउंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली सच एज आल्सो अरेंज इन स्ट्रक्चर। बोले ऐसे अरेंज होते हैं स्ट्रक्चर में, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, जो चीज अगर बात कर दी जाए इन्हें निकाला जाए तो ये पूरी तरीके से हर एक पीस में टूट जाते हैं। ब्रोकन इनटू पीस, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीस। ठीक है, और वेसाइकल व्हिच इज नॉट वाटर सोल्यूबल। भाई तुमने लिपिड तो पहले भी पढ़ लिए थे, ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं तो वाटर नॉट सोल्यूबल। देयरफॉर इनके मेम्ब्रेन, इनका जो मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें बात कर दी जाए तो ये फ्रेगमेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे हम वेसाइकल तो देखते हैं। और जब हम इन्हें सेपरेट करते हैं तो ये एसिड इनसोल्यूबल पूल में आ जाते हैं। इसी वजह से जब हम इन्हें तोड़ते हैं तो ये पूरी तरीके से टूट जाते हैं। इसी रीजन की वजह से हम इन्हें एसिड इनसोल्यूबल पूल में रखते हैं। ठीक है, इस वजह से एनसीईआरटी बोले लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। वैसे तो बोल दिया जाए लिपिड स्ट्रिक्टली नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स है। लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड की बात कर दी जाए तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ रीजन की वजह से इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखा गया है। जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, जब इन्हें हम तोड़ते हैं तो ये पूरी तरीके से टूट जाते हैं छोटे छोटे पीस में। इसी वजह से कुछ इनके अलग फीचर की वजह से हम इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखे गए हैं। अरे भाई बोल ना, इतना समझाने में मेरी जला सोच है। चलो आप समझाते हैं। बोले एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली दी साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। बात कर रहा है जय श्री राम। अब चलो एसिड सोल्यूबल पूल की बात कर दी जाए तो रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन की बात कर रहा है तो मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्डिनली बिकम दी एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। अरे भाई कौन नहीं जानता है मैक्रोमोलिक्यूल की बात कर दी जाए तो साइटोप्लाज्म, और तो ऑर्डिनली की बात कर दी जाए तो वो भी एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में ही आते हैं। कौन नहीं जानता, जानते हो सब लोग। फिर ये सब छोड़ो, अब इसके बाद टेबल की बात आ रही।
टेबल देखो, हमारे सेल के अंदर बात कर दी जाए तो कितने परसेंट वाटर होता है? 70 से 90%, प्रोटीन 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2 और न्यूक्लिक एसिड 5 से 7 और आयंस 8 होते हैं। आयंस 1 होते हैं, वाटर 70 से 90, वाटर की बात करें 70 to 90, प्रोटीन 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, आयन 1%। ठीक है, अरे बोल भाई, बोल, समझ में आया कि नहीं? इतना बढ़िया से तुम लोग तो समझा रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद बोल दिए प्रोटीन की बात कर दी है तो ये पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं, लीनियर चेन होता है। इनका चेन कैसे होता है? लीनियर चेन होता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, लीनियर चेन होते हैं, लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, बोल रहे हैं लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। किससे लिंक होता है? कौन सा बॉन्ड? मतलब जो प्रोटीन होते हैं किस बॉन्ड से बने होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से बने होते हैं। हर एक प्रोटीन की बात कर दी जाए तो प्रोटीन का पॉलीमर, मतलब प्रोटीन एक मोनोमर है, ये मोनोमर ज्वाइन होते होते एक पॉलीमर बना लेता है। तो बोले ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। भैया एमिनो एसिड, छोटे छोटे एमिनो एसिड जुड़ते एक पॉलीमर बना लेते हैं, और यही एमिनो एसिड किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से, और इन्हीं तो बोल दिया जाए पॉलीमर। ठीक है, अब उसके बाद बात कर दी जाए तो बोल रहे हैं 20 टाइप के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में लिखा था, वहीं पे लिख दिया था एमिनो एसिड 20 टाइप के पाए जाते हैं, जैसे कि एलेनिन। अब यहाँ पे एक नया और नाम दिया, सिस्टीन दिया, प्रोलिन दिया, ट्रिप्टोफैन दिया, लाइसिन दिया। और देख लो, अभी हमने 3 नाम पढ़ा था वहाँ पे। कौन सा नाम पढ़ा था? ग्लाइसिन, एलेनिन और हमारा सीरीन। अब यहाँ पे सिस्टीन पढ़ो, प्रोलिन पढ़ो, ट्रिप्टोफैन पढ़ो, लाइसिन पढ़ लो बेटा, क्योंकि अभी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आ जाना, जेनेटिक कोड में सारा तुम्हें देखना पड़ेगा किस तरीके से कौन सा एमिनो एसिड क्या कोड करता है, क्या बनाता है। वहाँ पे जेनेटिक कोड पूरा भरा है, तो वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी वजह से तुम्हें बोल रहा हूँ पढ़ लो, क्योंकि वहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे तुम रोज आके पढ़ो, इससे सही यहीं पढ़ लो हंसते हुए, वहाँ पे उतना प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर, तो होमोपॉलीमर नहीं होता है, नॉट अ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर जब एक मोनोमर से ही बनता है, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर n टाइम रिपीट हो, तब ये इसे हम क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। लेकिन प्रोटीन होमोपॉलीमर नहीं होता, एक ही मोनोमर बार बार रिपीट नहीं करता। तभी एलेनिन आ जाएगा, तभी सिस्टीन आ जाएगा, तभी प्रोलिन आ जाएगा, तभी मिथोनिन आ जाएगा, तभी ग्लाइसिन आ जाएगा, तभी ट्रिप्टोफैन आ जाएगा, तभी लाइसिन आ जाएगा। तो मतलब ये जो एमिनो एसिड अलग अलग आते हैं रहते हैं, इसी वजह से हम इन्हें बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। जो मान लो ग्लाइसिन बार बार आए, ग्लाइसिन, तब हम इसे बोलेंगे होमोपॉलीमर। लेकिन वहीं पे तभी एलेनिन आ रहा, तभी लाइसिन आ रहा, तभी ट्रिप्टोफैन आ रहा, तभी सिस्टीन आ रहा, तो मतलब ये क्या है? हेट्रोपॉलीमर होता है। ठीक है, फिर बोला ये सब बात ठीक है। बात कर दी जाए तो हमारे प्रोटीन होते हैं जो हमारे डाइटरी होते हैं और जो हमारे नहीं होते हैं। अब यही चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, लेकिन अभी फिर से बोल रहा हूँ, डाइटरी प्रोटीन जो थी हमारे इसेंशियल एमिनो एसिड जो थी हमें लेना पड़ेगा। और नॉन इसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, मतलब बोल रहे हैं कि नॉन इसेंशियल क्या होता है? जो थी हमारी बॉडी खुद बनाती है, तो ये नॉन इसेंशियल होता है, इसे ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारी डाइटरी प्रोटीन मतलब जो हम रोज़ लेते हैं, जो हम भोजन के रूप में रोज़ लेते हैं, ये हमारे लिए इसेंशियल एमिनो एसिड होता है। ठीक है, बस इतनी बात कर रहा है। बात है कोलेजन कहाँ पे पाया जाता है? कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस में पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम में होता है। इनुलिन की बात कर दी जाए, देखिए भाई मैं तुम्हें अभी एक बात बता दूं, इंसुलिन एक हार्मोन्स है। इंसुलिन पहले पढ़ो, INSULIN, इंसुलिन एक हार्मोन्स। अभी आगे देखना एक शब्द आएगा इनुलिन, जो कि वो पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होता है। ठीक है, अब बात कर दिया कोलेजन की बात कर दिया। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है कहाँ पे? एनिमल वर्ल्ड में। ठीक है, एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? ए भाई तुम ये भी ध्यान देना भाई, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि भैया तभी तुम प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए तो कोलेजन टिप दिए। भैया प्रोटीन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन होता है, लेकिन अभी वहीं पे कार्बोहाइड्रेट ले दिया जाए, मान लो कुछ और ले दिया जाए, तब ये गड़बड़ हो सकता है। ये मत बोलना चाहिए भैया प्रोटीन ही है, बस इतना पढ़ना। मोस्ट एबंडेंट एनिमल वर्ल्ड, एनिमल में वर्ल्ड में सबसे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन
भैया क्या है, क्या पूछ रहा है, प्रोटीन पूछा है, कार्बोहाइड्रेट पूछा है, क्या पूछ रहा है ये भी ध्यान दिए रहना, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है आज बात कर दी जाए मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन की बात कर रहे हैं अच्छा ना पूरे बायोस्फीयर में, तो रोबेस्टो होता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेट, ये दोनों की तरह वर्क करेगा। अभी ये रोबेस्टो है, अभी आ रहा प्लांट फिजियोलॉजी, अभी देखना वहाँ पे हम लोग बताते हैं, ठीक है। इसलिए रोबेस्टो का बहुत बड़ा काम देखना, ये दोनों तरीके से काम करता है, ऑक्सीजनेस और कार्बोक्सिलेज दोनों तरीके से काम करता है। तो भैया चालाक है भैया बहुत। अब पॉलीसेकेराइड की बात कर दी जाए तो एसिड इनसोल्यूबल का मतलब तुमने क्या समझा सर, ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, ये बोले हैं ये पॉलीसेकेराइड एसिड इनसोल्यूबल में पाया जाता है, ठीक है, सिंपली कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और ये क्या बोला है, मैक्रोमोलिक्यूल्स में ही पाए जाते हैं। पॉलीसेकेराइड की बात कर दी जाए, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर की लॉन्ग चेन होता है, इसी को हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। दे आर थ्रेड लिटरली आर टॉर्टन थ्रेड, कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर ही टॉर्टन का धागे तुम देख रहे हो, उसी तरीके से क्या नाम है मोनोसेकेराइड, अलग अलग मोनोसेकेराइड जुड़े होते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। अब बात करिए सेलुलोज की बात करिए, सेलुलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज क्या होता है, पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड होता है। ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, देख भाई होमोपॉलीमर अभी हमने पीछे पढ़ के आया ना, होमोपॉलीमर हेटेरोपॉलीमर, जो एमिनो जो प्रोटीन होता है ये हेटेरोपॉलीमर होता है ना, लेकिन अब यहाँ देखो ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब ये शुगर की बात कर रहा है, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड दैट इज नोन एज द ग्लूकोज, दैट इज नोन एज द ग्लूकोज। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर। अब होमोपॉलीमर का मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि हेटेरोपॉलीमर क्या होता है, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब एक ही यूनिट का बार बार रिपीटेशन हो, तब हम इसे बोल रहे होमोपॉलीमर। मतलब सेलुलोज की बात कर दी जाए तो ग्लूकोज बार बार रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, और यही सेलुलोज बन जाएगा, सेलुलोज जो कि होमोपॉलीमर होता है। बात कर दी जाए प्लांट टिश्यू की बात कर दी जाए तो प्लांट टिश्यू में किस तरीके से एनर्जी स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में। वहीं पे एनिमल सेल की बात कर दी जाए तो ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोर होता है। अब देख यहाँ हटो 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 हटो, रास्ते से सब हटो। अब क्या जल्दी करते आओ, और जल्दी करने का मैं तुम्हें भरोसा दिलवाता हूँ, जल्दी करने का भरोसा। इनुलिन है, इंसुलिन नहीं है भैया, इनुलिन। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होता है, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होता है। पहली चीज इंसुलिन नहीं होता। सब लोग बड़े प्यार से पढ़ते हैं, सर हमने देखा नहीं सर इंसुलिन होता है, अरे सर मेरा 5 नंबर जाए। अरे भाई चाहे तो 5 नंबर खराब करो, देख लो अभी अभी देखो, ये क्या है, इनुलिन है, इंसुलिन नहीं है। और जो ये पॉलीमर है, मोनोमर नहीं है, किसका है, फ्रक्टोज का है। तो भैया ध्यान दो, मैं तुम्हें तो जूम करते दिखा रहा हूँ, तो भैया गलती मत कर देना, गलती करोगे तो 5 नंबर जाएगा। नहीं तो पेपर देने के बाद अरे सर हमने देखा नहीं, ये गलती हो रही। अरे भाई ऐसी नौबत ही क्यों ला रहे हो, अभी देख लो, देखो। फिर उसके बाद बात कर दिया ये राइट हैंडेड की बात है, राइट एंड पे क्या पाया जाता है, रिड्यूसिंग एंड पाया जाता है। राइट एंड पे कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एंड, और लेफ्ट एंड पे नॉन रिड्यूसिंग एंड पाया जाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन की बात कर दी जाए, अब ये ब्रांच हो जाते हैं, कभी कभी क्या नाम है ब्रांच होते हैं, और स्टार्च जो कि हेलिकल होता है, इसी वजह से ये I2 मॉलिक्यूल तो आयोडीन टेस्ट दे पाता है जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और सेलुलोज ना ही हेलिकल होता है, ना ही I2 से टेस्ट देता है, मतलब कैन नॉट होल्ड I2 टेस्ट। सीधे शब्द लिखा है, I2 टेस्ट हम नहीं दे पाएंगे सेलुलोज, ठीक है। ए भाई ये फिगर तुम देख लेना यार, बहुत बढ़िया प्यारा सा फिगर है, क्योंकि इसमें बॉन्ड में पूछा जा रहा है बॉन्ड, और ये बॉन्ड तुम्हें और अच्छे से जानना है, जाते बायोमोलिक्यूल्स में देख लेना, एकदम बढ़िया से दे देता है बॉन्ड, एकदम बढ़िया से दिया है, देख लेना। वहाँ से भी बायोमोलिक्यूल लिंक करवा दे रहा हूँ मैं, ले आता है लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है, यही इतना लंबा है, नहीं मैं वो भी ऐड कर देता, लेकिन कोई मतलब नहीं। प्लांट सेल की बात कर दी जाए तो सेलुलोज का बनता है, जो कि प्लांट पल्प ऑफ कॉटन फाइबर बनाने में यूज होता है। प्लांट पल्प की बात कर दी जाए, प्लांट पल्प मतलब जो प्लांट का ऊपरी वाला परत होती है, बाहर वाली परत होती है, यही प्लांट पल्प बोलते हैं। और कॉटन फाइबर जो कि सेलुलोज का बना होता है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर में पाए जाते हैं। बात कर दी जाए तो अमीनो एसिड
की बात करी है, केमिकली मॉडिफाइड होते जा जाते हैं और क्या बना लेते हैं, ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन हो जाता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और ग्लूकोसामीन दो ऐसे शुगर होते हैं जो कि केमिकली मॉडिफाइड शुगर होते हैं, ठीक है। और ये भी छोड़ो, यही ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यही एज़ोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा बनाते हैं। और बात कर दी जाए एज़ोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड की बात कर दी जाए तो यही होता है, ठीक है। इन्हीं के अंदर पाया जाता है नाड होता है NAG एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और ग्लूकोसामीन पाया जाता है ना, नाम और नाड होता है, ठीक है। एन एसिटाइल म्यूरिन होता है, वो वाला म्यूरिन होता है, ठीक है। और यहीं पे बात कर दी जाए एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जो कि टाइटिन होता है, ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है, एज़ोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड में पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली होमोपॉलीमर होता है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की बात करिए। अब न्यूक्लिक एसिड की बात कर दी जाए, अरे भाई बोल ना, अब न्यूक्लिक एसिड बताओ, इनसोल्यूबल फ्रैक्शन है, बार बार वही तो मैं बोला हूँ। इनसोल्यूबल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, बायोमैक्रोमोलेक्यूल रेटेंटेट का बात कर रहा है। बोला है पॉलीसेकेराइड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो कौन सा बॉन्ड से जुड़ते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं और ये क्या बना लेते हैं, ट्रू मैक्रोमोलेक्यूल फ्रैक्शन बना लेते हैं। अरे भाई न्यूक्लिक एसिड जब बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स में हो जाए तो भैया मैक्रोमोलेक्यूल ज्वाइन होता जाएगा तो ट्रू मैक्रोमोलेक्यूल बना ही तो लेगा। उसमें प्रॉब्लम क्या है, अलग क्या है, नहीं सर कुछ अलग नहीं है। फिर उसके बाद बोले न्यूक्लियोटाइड की बात कर दी जाए। न्यूक्लियोटाइड अभी बता दो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा। अब मैं बताऊं डबनी बताते बताते मैं भी थक गया, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है क्योंकि इधर मैंने बता दिया, उधर ही मेहनत कर लिया। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसेस क्या होती है, एडेनिन जॉनिन यूरेसिल साइटोसिन थायमिन, ठीक है। और प्यूरिन क्या होता है, एडेनिन जॉनिन प्यूरिन होता है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि भैया ये चीज़ बता दे रहा हूँ जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला लेकिन मैंने नहीं बताया था। प्यूरिन पिरामिडिन दो टाइप के हमारे क्या नाम है नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। अब उस प्यूरिन में कौन कौन आता है, एडेनिन जॉनिन, और पिरामिडिन में कौन आता है, साइटोसिन यूरेसिल और थायमिन, ठीक है। एडेनिन जॉनिन प्यूरिन में आता है और साइटोसिन यूरेसिल थायमिडिन ये बात कर दी जाए, थायमिन की बात करिए पिरामिडिन में आती है। एडेनिन जॉनिन प्यूरिन में आता है और बात करिए पिरामिडिन की बात कर दी जाए तो ये जो होते हैं बाईसाइक्लिक होते हैं। प्यूरिन जो होता है ये साइक्लिक में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्हें हम बोलते हैं प्यूरिन और एक हम बोलते हैं पिरामिडिन, ठीक है। ये सारी बात मैंने बता दिया। पिरामिडिन के अंदर कौन कौन आता है ये सारी बात। अब देख लो यहाँ पे बड़ी बात ये होता है मेरे गला बैठने का समय आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है यहाँ पे राइबोज शुगर की बात कर दी जाए, राइबोज शुगर की बात कर दी जाए 2' कार्बन पे 2' पे क्या पाया जाता है, 2' पे बात कर दी जाए तो डीऑक्सीराइबोज में बात कर दी जाए। 1 मिनट जो दी शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन आइदर राइबोज बात कर दी जाए। ये शुगर हैं दो टाइप के हो सकते हैं, एक राइबोज हो सकता है और एक डीऑक्सीराइबोज हो सकता है। डीऑक्सीराइबोज तो हम डीएनए बोलते हैं और राइबोज तो हम बोलते हैं आरएनए, ठीक है। इससे हम बोलते हैं डीएनए और आरएनए। अरे मुझे अच्छा पूछा, हाँ डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, सीधी बात, नो बकवास। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख भाई कैसे कैसे लोड रहते हैं, बताओ। पहले यहाँ पे क्या दिए, प्रोटीन की सारी बातें बता दिए इधर, फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर भाई साहब इधर दे रहे हैं। चलो आओ पढ़ते। कौन नहीं जानता प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर होता है, अरे भाई हम भी तो जानते हैं, अभी आपने बताया प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर होता है। और बात कर दी जाए स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन डिफरेंट थिंग्स ऑफ डिफरेंट कंटेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्ट्रक्चरल इनवेरिएबल रेफर टू मॉलिक्यूलर फार्मूला NaCl MgCl2, ये सब कोई मतलब नहीं है, कभी भी नहीं पूछा जाएगा तो ऐसा पॉइंट जहाँ पहुँच जाए वही बड़ी चीज़ होता है ना। बोले स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में जैसे कि बेंजीन नेप्थलीन की बात कर दी जाए तो ये 3 डायमेंशनल व्यू होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये सारी बात ठीक है। हाँ यहाँ से इम्पोर्टेंट है, मैंने हाईलाइट नहीं किया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे हाईलाइट करवाता हूँ। अब यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ना शुरू करो। दी सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड पोजिशनल